समाचार निर्देश के स्टूडियो में आपका स्वागत है। संजय जी, मेरा आपसे सवाल है, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने आनन फानन में सीएए को लागू कराया है, कहां तक ये देश के लिए फायदेमंद होगा और क्या इसके नुकसान होंगे? देखिए पत्रकार महोदय, मेरा मानना ये है, ये जो सीएए लागू किया गया है ये एक राजनीतिक स्टंट है। देखिए 4.5 साल पहले इसको पास कर दिया गया लोकसभा में, राज्यसभा में, परंतु इसका नोटिफिकेशन नहीं किया गया। नोटिफिकेशन किया चुनाव से चंद दिनों पहले, डिक्लेरेशन चंद दिनों पहले। तो ये और कुछ नहीं है, पोलराइजेशन ऑफ वोटर्स करने की कोशिश है मोदी सरकार की दवा से और जो है सत्तासीन बीजेपी से। वो जो है पोलराइजेशन करना चाहती है वोटर्स का, हिंदू मुसलमान में बांटकर ये जो है दोबारा से अपनी कुर्सी बचाने का काम ये सरकार जो है कर रही है। अगर इनकी नीयत साफ होती सीएए के बारे में, तो एक तो इसको लोकतांत्रिक ढंग से लोकसभा में इस पर चर्चा करके प्रॉपर तरीके से सब लोगों की बात सुनकर लेके आते, पास करते, और तो एक खुशी की माहौल होती। और अपने आप में इस सीए के अंदर बहुत सारी त्रुटियां हैं जिसके ऊपर की हम लगातार सवाल उठा रहे हैं। देखिए भारत देश एक, आपको पता है, लोकतांत्रिक देश है, हमारा एक संविधान है और हमारे संविधान में साफ शब्दों में लिखा गया है कि भारत की सरकार किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म के आधार पर कोई भी कार्य नहीं करेगी। परंतु जो ये सीएए जो मोदी गवर्नमेंट और बीजेपी की एनडीए की सरकार लेके आई है, ये जो है धार्मिक विचारधारा से ओतप्रोत है। बताइए, अगर कष्ट में है तो किसी भी धर्म का व्यक्ति आसपास के पड़ोस में किसी भी देश में कष्ट में हो सकता है, और अगर आप उनको यहाँ संरक्षण और नागरिकता दे रहे हो तो सिर्फ चुनिंदा धर्मों को क्यों, मुसलमानों को इसमें क्यों छोड़ दिया गया? क्या मुसलमानों में उत्पीड़न नहीं हो रहा? मुसलमानों के ऊपर कोई तकलीफ नहीं आ सकती? क्यों हिंदुस्तान सहिष्णु नहीं रह सका? क्यों हिंदुस्तान जो है सब धर्मों को गले लगाने वाला एक मसीहा बन सका? एक तरफ तो सरकार वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, पूरे विश्व को साथ लेके चलने की बात करती है, पर जब धर्म और प्रांत की बात आती है, धर्म और जाति बिरादरी की बात आती है, तो मैं कड़े शब्दों में, कठोर शब्दों में मोदी सरकार की, बीजेपी की इस एनडीए सरकार का विरोध और जो है इनके खिलाफ जो है अपने वक्तव्य को जारी करना चाहता हूं आपके माध्यम से। देखिए संजय जी, यहाँ से लोकसभा की जो बीजेपी की उम्मीदवार है कमलजीत शेरावत, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने, एक घटना हुई थी नजफगढ़ के ढासा स्टैंड पे, नजफगढ़ जोन के सामने एक सिलेंडर फटा था, उसमें एक बेचारा गरीब व्यक्ति उसमें झुलस गया था, और वहां पे बीजेपी वाले एक 500 मीटर की दूरी पे एक जो अस्पताल जो यहाँ के लोकप्रिय सांसद ने बनाया है, आपको भी पता है कि उसमें क्या सुविधा है क्या नहीं है, और 16 किलोमीटर दूर उस अस्पताल की मतलब राजनीति करने के लिए उसकी आलोचना करते हैं। तो क्या लगता है कि 10 साल में जो एक अस्पताल यहाँ पे बनाया गया नजफगढ़ के अंदर, क्या उसके अंदर क्या कुछ सुविधा, क्या कुछ नहीं है उसके अंदर? सुनील जी, मुझे बड़े दुख और तकलीफ के साथ एक बात बोलनी पड़ रही है, बड़ा दुख का विषय है। इस अस्पताल का कई बार उद्घाटन हुआ, परंतु पहली बार आज से 10 साल पहले गुलाम नबी आजाद साहब ने इसका फीता काटा, परंतु फीता इस तरीके से नहीं कटा जैसे पहले कटता रहता था। फीता कटा जब इसके करीबन 100 करोड़ रुपए ठेकेदार के कंपनी जो काम कर रही उसके खाते में आ गया, उसके बाद इसका फीता कटा, पहली बार विद फंड कटा, मतलब कहने का मतलब यह है। परंतु उस वक्त 2 चीजें बननी तय हुई इसके अंदर, एक तो 100 बेड का हॉस्पिटल और साथ में एक पैरा मेडिकल साइंस का इंस्टीट्यूट जिसमें 33 कोर्सेज जो कि पैरामेडिकल साइंस से रिलेटेड थे, जिससे कि ऐसे डॉक्टर तैयार होते जो कि एक जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं या बीएमएस बीएचएम डॉक्टर, उनका सहयोगी और स्पोर्टिव डॉक्टर्स बन के जो है मतलब उनका सहयोग करते। ऐसा इंस्टीट्यूट यहाँ बन के तैयार होना था, परंतु एक तो 10 साल डिले कर दिया गया,
पिछले सांसद ने उस प्रोजेक्ट को 10 साल डिले किया, और चलते चलते अगर फीता काटा तो सिर्फ उसी जो है एक 100 बेड के हॉस्पिटल का फीता कटा। और जहां तक आपने कहा सुविधाओं की बात, सुविधाओं ये आनंद फानंद में किया गया उद्घाटन है, ना तो वहां कोई सुविधा है, ना वहां पर कोई इलाज हो रहा है, ना किसी मुश्किल से कभी कभार सफदरजंग या एम्स के एक आध डॉक्टर कोई आ जाते हैं, अन्यथा कोई भी प्राथमिक चिकित्सा तक भी उस हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है। आपने एक मुद्दा उठाया कि ऐसे ऐसे एमसीडी ऑफिस के बाहर एक सिलेंडर फटा, एक व्यक्ति को जानलेवा उसके ऊपर इंजर्ड हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ, एमसीडी ऑफिस के बाहर खड़ा था, एमसीडी के अंदर पहले भी बीजेपी की सत्ता थी और आज नजरगढ़ में भी बीजेपी की सत्ता थी, तो मैं पूछना चाहता हूं वो व्यक्ति वहां पर एमसीडी ऑफिस के बाहर बिना किसी लाइसेंस के कैसे खड़ा था? पहली बात तो खड़ा था तो एक बात बताइए, एक हॉस्पिटल 10 कुल मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है और वो दिल्ली की तरफ है, और एक हॉस्पिटल 15 किलोमीटर दूर दिल्ली देहात में है। वहां दिल्ली देहात में आप उल्टा लेके जा रहे हो उसको। अरे सबसे पहले तो प्राथमिक चिकित्सा के लिए उसको लेके जाना चाहिए था हमारे जो नए सरकारी अस्पताल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का खुला है उसके अंदर। अगर आपके पास वहाँ सुविधा नहीं थी तो आगे किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाते, जिससे कि ये बात ही नहीं होती। तो ये सब लीपापोती करने की और दूसरों पर पटाक्षेप और कलंक लगाने का काम है। इससे ज़्यादा मैं इसको किसी तरीके से भी नहीं लेता हूँ। राठी साहब, महाबल मिश्रा जी कितने मजबूत दिखाई देते हैं कमलजीत शेरावत के साथ? देखिए, अभी चुनाव चालू नहीं हुआ है, परंतु मुझे निजी तौर पे ये लगता है 10 वर्षों तक एक व्यक्ति जो सत्ता से बाहर रहा, उसके बावजूद उसने 10 साल लगातार जनता के दुख सुख में हिस्सेदारी की। उसने लोगों के बीच में अपने वजूद को जिंदा रखा। उसके दरवाजे पे जो भी गया उस व्यक्ति को उसने उसका काम किया। देखिए, काम हुआ नहीं हुआ मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि उसने आगे बढ़ के उसके काम को करने की अपनी एक जो है कोशिश की। तो सच्चाई तो ये है, सेवा और राजनीति में यही फर्क होता है। महाबल मिश्रा एक सेवा करने की सोच के साथ राजनीति के अंदर आए हुए हैं, इसलिए वो लोगों से लगातार जुड़े रहे, जिसका कि उनको पूरे तरीके से फायदा मिलने वाला है इस चुनाव के अंदर। यही रिश्ते हैं। वो 5 साल लोकसभा के सदस्य रहे, उस सदस्य होने के साथ साथ उनकी पूरी लोकसभा के अंदर मैं ये मानता हूं कि हर कॉलोनी के अंदर 10-20 लोग उनके निजी हैं जो उन्होंने रिश्ते कमाए हैं। और जहाँ तक बहन कमलजीत जी का सवाल है, हमारी अच्छी बहन है, एक मैं ये मानता हूँ कि एक समाज के अंदर एक अच्छी वो बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, परंतु आज के दिन उनका अस्तित्व या उनका इतना बड़ा वर्चस्व नहीं है कि पूरी लोकसभा को वो संभाल सकें और लोकसभा के अंदर वो जो है अपनी पहचान बना सकें। हाँ, सिर्फ बीजेपी एक व्यक्ति के नाम पे चुनाव लड़ रही है, उनका नाम है मोदी जी, और मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं जात और धर्म की राजनीति कर आरएसएस के बलबूते पर। अब देखना यह है, जनता इस झूठी आरएसएस की बनाई हुई दुनिया और मोदी जी की बनाई हुई इस झूठी दुनिया और सोच के साथ चलेंगे, या फिर वो महाबल मिश्रा जी जैसे कर्मठ कर्मशील लोगों के बीच में रहने वाले, जनता का दुख सुख साझा करने वाले, और इसके साथ साथ ऐसी पार्टी के नुमाइंदे जो आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल की पार्टी है, जिसने जो कहा वो करके दिखाया। और एक तरफ वो लोग जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और जो करते हैं उससे आम आदमी का कोई लाभ नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। अब मैं और आप अपनी जिंदगी में उनके किए हुए एक काम का लाभ आज नहीं उठा रहे हैं, परंतु दिल्ली में रहने वाला हर व्यक्ति श्री अरविंद केजरीवाल जी के किए हुए कामों का लाभ ले रहा है और हर घर में उस लाभ को पहुंच रहा है। दूसरी बात, अभी एक नई स्कीम जो केजरीवाल जी लेके आए, हर उस बहन बेटी को जिसकी उम्र 18 और या 18 से ऊपर है, हर उस बहन बेटी को हर वर्ष हर महीने
1,000 रुपये सम्मान राशि दी जाएगी, यानी कि साल में 12,000 रुपये। आप समझिए किसी परिवार के अंदर अगर 4 माँ बहनें हैं ऐसी, तो आप समझिए उनकी तकरीबन 48,000 रुपये साल के आएंगे। वो अपने कितने काम निकाल पाएंगी, बहन बेटियों का ध्यान रख पाएंगी, बच्चों की पढ़ाई करके। ये होता है काम जिससे आम जनता का जीवन स्तर सुधरे। परंतु मोदी जी की नीतियों के द्वारा एक भी काम ऐसा नहीं किया गया जिससे आम जनता का स्तर, जीवन स्तर ऊंचा उठे। इसलिए महाबल मिश्रा जी का जीतना 100% निश्चित है। मैं नहीं कहता हिंदुस्तान में किसकी सरकार बनेगी, मैं इस बात की जरूर गारंटी देना चाहता हूं कि पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से श्री महाबल मिश्रा जी अगले सांसद होंगे। धन्यवाद।